गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। चलिए फिर शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की बात की जाए या मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को काफी भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप ये है उच्च मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश, इसको मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया था। अगर यहाँ इस हिस्से को देखा जाए तो इसको बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अगर इस हिस्से की बात की जाए तो इसको रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है। ठीक है, और यहीं इधर आते हैं हम तो इधर बाघेलखंड या पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाघेलखंड या पूर्वी पठार के नाम से यहाँ इस हिस्से को जाना जाता है। अगर इस हिस्से की बात की जाती है तो इसको सतपुड़ा मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इस हिस्से की बात की जाए तो इधर मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है, मालवा का पठार। तो आपको ये सारी लोकेशंस याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य उच्च प्रदेश किस एरिया में रहता है और मालवा का पठार किस दिशा में स्थित है, या फिर सतपुड़ा मेकल श्रेणी किस दिशा में स्थित है। मतलब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप सबको पूछने को अधिकतर मिलते हैं। मध्य उच्च प्रदेश कहाँ पर स्थित है, बाघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। तो आपको ये सारी चीजें मैप में याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना तो इसे हम उत्तरी में कह सकते हैं ना पूरा दक्षिण में कह सकते हैं। ठीक है, ना तो ये पूरा उत्तर में है ना ये पूरा पश्चिम में है। ठीक है, ये मध्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, ये मध्य में स्थित है। ओके, इस पूरी पर्वत श्रृंखला को, इस जो बाउंड्री है, इस पूरी श्रृंखला को कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरी बाउंड्री को, यहाँ पर इस एरिया को कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, और इसमें इसको काफी छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित किया गया। इस श्रेणी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत स्थित हैं। जैसे कि एक ये पर्वत मान लेते हैं हम, इसको ये पर्वत है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे पर्वतों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पर्वतों में इसको विभाजित किया गया है। इस छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर बना है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, तो ये इस छोटे छोटे पर्वतों में से मिलकर कौन सा बना है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसी बीच इन श्रेणी में ये जो छोटे छोटे पर्वत हैं यहाँ पर स्थित हैं, यहाँ पर स्थित हैं। इस पर्वत को कहा जाता है भंडेर श्रेणी, भंडेर श्रेणी। ठीक है, भंडेर श्रेणी। और इस श्रृंखला को कहा जाता है कैमूर श्रेणी। इस श्रृंखला को कहा जाता है कैमूर श्रेणी। ठीक है,
और ये इधर इसका कुछ हिस्सा अरावली पर्वत के अंतर्गत भी आता है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है अरावली पर्वत, उसमें भी इसका हिस्सा देखने को मिलता है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी स्थित है। ठीक है, ये पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत है सॉरी, इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा राजस्थान में भी स्थित है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन किसी पर्वत श्रेणी यहाँ पर उसके आधार पर तो किया नहीं गया है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी स्थित है। ठीक है, ये तो हुई हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब बात करते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। ठीक है, ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यानी कि यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक स्थित है। ठीक है, इसमें भी काफी छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इसमें, है ना। और ये धीरे धीरे ऐसे यहाँ से पतली है, लेकिन ये आगे जाकर इसका चौड़ा रूप स्वरूप सामने आता है। इसका ऐसा आगे जाकर चौड़ा रूप सामने आता है। ठीक है, इस श्रेणी को नाम दिया जाता है राजपीपला श्रेणी। कौन सी? राजपीपला श्रेणी। ठीक है, और इधर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें एक बुरहान दर्रा। ठीक है, क्या? बुरहान दर्रा। ओके, यहाँ पर स्थित है बुरहान दर्रा। आप देख रहे होंगे इन दोनों को, यहाँ से तो ये राजपीपला श्रेणी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है बुरहान दर्रा। आपको ये चीजें याद रखनी है, साथ में आप नोट करते चलिएगा। बुरहान दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुरहान दर्रा स्थित होगा सतपुड़ा मैकाल पर्वत के राजपीपला और ग्वाली पहाड़ी के मध्य। ठीक है, ये हमारी ग्वाली पहाड़ी है, ये ग्वाली पहाड़ी है। ठीक है, इनको छोटे छोटे भागों में पहाड़ियों से मिलकर बना है एक श्रेणी। ओके, और ये स्थित है हमारी महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। ठीक है, ठीक है जी। और इसको नाम दिया जाता है मैकाल श्रेणी को। इसका नाम क्या दिया जाता है? मैकाल श्रेणी। ओके, मैकाल श्रेणी, याद रखिएगा, मैकाल श्रेणी। क्योंकि यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? यहाँ से, है ना। इसी पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम क्वेश्चन में काफी बार पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपको बताने में आसानी रहेगी कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से हुआ है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है अमरकंटक की पहाड़ियां। ये नर्मदा नदी इन दोनों पर्वतों के माध्यम से बहती है। ठीक है, चलिए अब बात की जाए सतपुड़ा। इसको नाम दिया जाता है, इन दोनों श्रेणियों को नाम दिया जाता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या फिर सतपुड़ा मैकाल पर्वत। ओके, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या फिर सतपुड़ा मैकाल पर्वत, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल पर्वत।
ठीक है, तो आपको ये साथ में नोट करना चाहिए। और अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे पश्चिम छोर पर कौन सी श्रेणी है, तो आंसर होगा राजपीपला श्रेणी। सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सी श्रेणी स्थित है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, आंसर होगा राजपीपला श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर से सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, जो कि उत्तर की ओर बहती है और पटना में बिहार में जाकर दीनापुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाते हैं। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से हुआ है। सोन नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। ठीक है, जो कि कहाँ जाकर खत्म होती है, पटना में, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। पटना में बिहार के दीनापुर नामक स्थान पर कहाँ पर जाके मिलती है, गंगा में मिल जाती है। और ये ऐसी बहती हुई खंबत की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, खंबत की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके, चलिए, इतना कुछ आपको आया समझ में। और यहीं से महादेव पहाड़ी से ही ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। महादेव श्रेणी से या फिर महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम भी स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपको आंसर होगा महादेव पहाड़ी। ठीक है, चलिए, अब इनके कुछ पॉइंट्स आपको याद करना है। राजपीपला की पहाड़ी में श्रेणी में स्थित है। यहीं पर अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ आप नोट करिएगा। मैं आपको नोट करवाता चलता हूँ साथ में। राजपीपला पहाड़ी में स्थित है अखरानी की पहाड़ी, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी और बीजागढ़ की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, अगर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात की जाती है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से की बात की जाती है, तो यहाँ से भी काफी नदियों का उद्गम स्थल है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक तो आती है ग्वालगढ़ की पहाड़ी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ये हिस्सा आता है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर पूरा हिस्सा ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, मैकाल श्रेणी में अमरकंटक की ऊंचाई और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी यहाँ स्थित है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और महादेव श्रेणी या फिर महादेव की पहाड़ी, दोनों में आप कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है महादेव की पहाड़ी या फिर महादेव की श्रेणी, तो आप जो क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, मैकाल श्रेणी की बात की जाती है, तो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है अमरकंटक की ऊंचाई। अमरकंटक की ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई होगी 1048 मीटर। ठीक है, 1048 मीटर ऊंचाई स्थित है। और मैकाल श्रेणी से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।